हाय, मैं सोनाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल सोनाली वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम अनुष्का है, मैं अमेरिका में रहती हूँ। कुछ समय पहले मेरे भाई की शादी का निमंत्रण कार्ड मेरे पास आया था। मेरी शादी को पूरे 10 साल हो गए हैं। मेरे पास 7 साल का एक बेटा और 5 साल की एक बेटी है। मैं अपने पति के साथ यहाँ पर एक शानदार जीवन जी रही हूँ। जब मेरे माता पिता ने मेरी शादी की थी तब मैं भारत में ही थी। काफी समय तक मेरे पति और मैं भारत में ही रहे, लेकिन फिर मेरे पति की नौकरी अमेरिका में पक्की हो गई तो हम यहाँ शिफ्ट हो गए। हम 2 बहनें थीं और हमारा एक भाई था। उस समय हमारा भाई बहुत छोटा था जब हम दोनों बहनों की शादी नहीं हुई थी। अब मेरे भाई की शादी का समय आ गया था। मेरी भारत में अपने परिवार से कम ही बात होती थी। जब मैं अमेरिका आई थी उसके 4 साल बाद मेरी माँ का देहांत हो गया और उसके 2 साल बाद मेरे पिताजी भी इस दुनिया से चले गए थे। मेरी दीदी की शादी तो उसी शहर में हुई थी जहां हमारा मायका था। दीदी जल्दी जल्दी मायके आती जाती रहती थी। दीदी की एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम दीदी ने बहुत प्यार से खुशी रखा था। भाई ने मुझे शादी का निमंत्रण मेल कर दिया था और मैं बहुत उत्साहित थी क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए पूरे 10 साल हो गए थे। मेरे बच्चों ने तो कभी भारत देखा भी नहीं था। वे अपने रिश्तेदारों से ठीक से परिचित भी नहीं थे। अब उनके मामा की शादी थी, इसलिए हमारा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था। मेरे पति अभी भी हमारे साथ नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्हें यहाँ पर बहुत ज़रूरी काम था। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें समय मिलता है तो वे आ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं मिल पाया तो उनका आना मुश्किल होगा। वैसे तो मेरे पति ने अपनी टिकट्स बुक करवा ली थीं और वह हमारे साथ जा भी सकते थे, लेकिन अचानक उनके काम में कोई इमरजेंसी आ गई थी जिस वजह से वह हमारे साथ नहीं जा सके। मैं और मेरे बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि इतने सालों बाद हम भारत जा रहे थे। हमें अपने परिवार से मिलने का मौका मिल रहा था। मेरी दीदी से तो काफ़ी समय से मेरी बात नहीं हुई थी और मेरे भाई से भी कभी कभार बात हो पाती थी क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त रहता था। जब भी उसे समय मिलता था वह मुझे कॉल या वीडियो कॉल करता था। मैंने कई बार अपने भाई और दीदी को हमारे पास आने का निमंत्रण भी दिया था, लेकिन वे कभी आ ही नहीं पाए। इस बार मैं अपने बच्चों के साथ भारत जा रही थी। मैंने देखा कि 10 साल बाद भी अपने देश की मिट्टी की वही खुशबू थी। यहाँ बहुत कुछ बदल चुका था। समय, हालात और यहाँ के नज़ारे नए नए से लग रहे थे। मेरे भाई की शादी उसकी पसंद की लड़की से हो रही थी और वह बहुत खुश था। जब मैंने यहाँ का खाना खाया तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हालांकि मैं अमेरिका में भी कभी कभी ऐसा खाना बना लिया करती थी, लेकिन यहाँ के खाने की बात ही कुछ और थी। मेरे बच्चे भी बहुत खुश थे क्योंकि उनके लिए ये सब कुछ नया था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी नई दुनिया में आ गए हों। विदेश और अपने देश में बहुत अंतर होता है। मेरे भाई की हल्दी की रस्म हो चुकी थी और आखिरकार बारात का दिन आ गया था, लेकिन मैं एक खास इंसान से मिलने का इंतजार कर रही थी जिसके लिए मैं बहुत बेचैन थी। वह थी मेरी दीदी की बेटी खुशी, मेरी बड़ी बहन जिसने बचपन से मेरा बहुत ख्याल रखा था। हम दोनों बहनों के बीच कभी भी किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं हुआ था। हम एक दूसरे का हमेशा बहुत ध्यान रखते थे। जब मेरी दीदी की शादी हुई थी तब मैं जल्दी जल्दी उनके ससुराल जाया करती थी। पापा ने दीदी की शादी एक अमीर लड़के के साथ करवाई थी और उनके पति बहुत अच्छे थे। शादी के 3 महीने बाद ही उन्होंने सबको यह खुशखबरी दी थी कि वह माँ बनने वाली हैं। सब लोग बहुत खुश थे और 9 महीने बाद उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जिसे खुशी नाम दिया गया। खुशी मेरी भांजी थी जिससे मैं बहुत प्यार करती थी। मासी की जान भांजी होती है। जब खुशी 6 साल की थी तब तक मैंने उसे अपनी गोद में खिलाया था और फिर मेरी शादी हो गई। मैं इन सबसे दूर हो गई। जब मेरी दीदी की मौत हुई तब खुशी 9 साल की थी। दीदी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और अचानक उनके दिमाग की नस फटने से उनकी मौत हो गई थी। उस समय मैं अमेरिका में थी और मेरी छोटी बेटी मेरे पेट में थी। मैं उस समय भारत नहीं आ सकी। अपनी बहन को आखिरी बार देख भी नहीं पाई। मुझे दीदी की मौत का बहुत दुख हुआ, लेकिन मेरे जीजू बहुत अच्छे थे।
वह दीदी से जितना प्यार करते थे उससे कहीं ज्यादा अपनी बेटी से करते थे। मुझे चिंता थी कि अब खुशी की जिंदगी कैसे कटेगी, लेकिन मुझे यह संतोष था कि जीजू खुशी का बहुत ख्याल रखेंगे और उसे कभी मां की कमी महसूस नहीं होने देंगे। दीदी के मरने के कुछ समय बाद ही मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया। उसके बाद न तो मुझे कभी जीजू से बात करने का मौका मिला और न ही मैंने खुशी के बारे में कुछ पूछा। मेरे भाई ने भी कभी खुशी के बारे में ज्यादा बात नहीं की, लेकिन अब जब हल्दी की रस्म खत्म हो चुकी थी, मुझे खुशी कहीं नजर नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं था कि मैंने खुशी को कभी नहीं देखा था। मेरे भाई ने उसकी कुछ तस्वीरें भेजी थीं, लेकिन मेरी उससे कभी बात नहीं हो सकी थी। अब वह लगभग 19 साल की हो गई होगी। वह जवान होकर बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती होगी। मैं उसे देखने के लिए बेताब थी, लेकिन वह कहीं नहीं दिख रही थी। जब बारात निकलने का समय आ गया, तब भी मुझे खुशी नजर नहीं आई। मैंने अपने भाई से पूछा, क्या तुमने जीजू के घर निमंत्रण नहीं भेजा था? न तो जीजू दिखाई दे रहे हैं और न ही खुशी। मेरे सवाल पर भाई का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसने मेरी बात को नजरअंदाज किया और अपने दोस्तों के साथ बारात की तैयारी में लग गया। उसने कहा, दीदी जल्दी करो, बारात निकलने में देर हो रही है। मुझे लग रहा था कि मेरा भाई मुझे टालने की कोशिश कर रहा है। शादी हो गई, लेकिन मेरी भांजी और जीजू शादी में नहीं आए। मैं अपनी दीदी के घर का पता जानती थी, लेकिन अब काफी समय हो गया था और मुझे ठीक से याद नहीं था। मैंने अपने बच्चों को अपनी माँ के घर छोड़ दिया और हमारी पुरानी नौकरानी के साथ दीदी के घर जाने का फैसला किया। नौकरानी ने दीदी का घर देखा हुआ था, इसलिए वह मुझे रास्ता बता रही थी। जब हम वहां पहुंचे तो दीदी के घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। मुझे समझ नहीं आया कि यह भीड़ क्यों थी। मैंने नौकरानी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर देखती हूं। जब मैं अंदर गई तो वहां एक अजीब सा शोर हो रहा था। लोग बुरी तरह से रो रहे थे। एक तरफ कुछ लोग बैठे हुए थे और एक तरफ एक शव रखा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। कुछ देर बाद मैंने सुना कि लोग कह रहे थे, बेचारी खुशी को किसी ने मार डाला। अभी सिर्फ 3 महीने पहले ही तो उसके पिता का निधन हुआ था और अब वह खुद भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब मैंने यह सुना तो मेरे कान खड़े हो गए थे। क्या यह सच है? क्या मेरी भांजी खुशी अब इस दुनिया में नहीं रही? क्या जो अर्थी मेरी आंखों के सामने रखी थी वह मेरी भांजी की ही थी? नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मैं तो उससे मिलने आई थी। मैं उससे मिलने के लिए बेहद बेचैन थी और अब यह सब क्या सुन रही थी, क्योंकि जो कुछ मेरी आंखों के सामने था वह कोई मजाक नहीं था, यह सच था। यहां लोग जो कह रहे थे वह सब साचे सहे और वह सब सही था। वहां एक औरत जोर जोर से रो रही थी और बार बार कह रही थी, उठ जा बेटा, खुशी, तेरी माँ तुझे याद कर रही है। यह सुनकर मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। वह औरत खुशी को उसकी माँ क्यों बता रही थी, जबकि खुशी की माँ मेरी बहन थी। मैं ये सब क्या देख रही थी, क्या सुन रही थी? कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर मेरी भांजी को किसने मारा? क्यों किसी ने उसे मारा? मेरे दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। वहां कोई मुझे नहीं जानता था, बस मेरे जीजू ही मुझे जानते थे। लेकिन लोगों की बातें सुनकर पता चला कि उनकी भी 3 महीने पहले मृत्यु हो चुकी थी। मुझे गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि मेरे भाई ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तभी एक औरत ने खुशी के चेहरे से सफेद चादर हटाई। मेरी आंखें उसे देखकर थम सी गईं। उसका चेहरा बिल्कुल मेरी दीदी जैसा था। खुशी पूरी तरह से अपनी मां पर गई थी। वह जवान और खूबसूरत थी, लेकिन अब वह अर्थी पर लेटी हुई थी। मैं यह सब अपनी आंखों से नहीं देख पा रही थी। मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं अपनी गाड़ी में बैठकर जोर जोर से रोने लगी। मेरी बहन, मेरे जीजू और अब मेरी भांजी भी इस दुनिया से चली गई। इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे दुखद दिन था, क्योंकि उस दिन मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं रोते हुए अपने भाई के घर गई और उसे बताया, खुशी की मौत हो गई और तुमने मुझे नहीं बताया। हमारे घर में दुख का समय था और तुम यहां अपनी शादी की खुशियां मना रहे थे।
जीजू की मौत हुए 3 महीने हो चुके थे और तुमने मुझे इस बारे में भी नहीं बताया। मेरे सवालों पर भाई ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। मैंने कहा, राहुल मेरी बात का जवाब दो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या जीजू के मरने के बाद तुमने कभी खुशी की खबर ली? तुम्हें पता है, खुशी अपनी मौत नहीं मरी, उसे किसी ने मारा है। उसे गोली मारकर उसकी हत्या की गई है। यह सुनकर राहुल ने चौंक कर मुझे देखा और कहा, दीदी आप ये क्या कह रही हैं? मैंने कहा, मैं सच कह रही हूं, खुशी का अंतिम संस्कार हो चुका है। बताओ, तुमने मुझसे यह सब क्यों छिपाया? राहुल ने कहा, मैंने कभी खुशी या जीजू के बारे में जानकारी लेने की कोशिश नहीं की। दीदी की मौत के बाद मैं अपने दोस्तों में व्यस्त हो गया था। मुझे खुशी से खास लगाव नहीं था और जीजू से भी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। मैं गुस्से में राहुल से बोली, तुम कैसे इंसान हो? मामा अपने भांजे भांजियों की रक्षा करते हैं। तुम्हें खुशी का ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। जीजू की मौत के बाद तुम्हें खुशी का ख्याल रखना चाहिए था। मेरा भाई खामोशी से मेरी बात सुनता रहा। मुझे अपने भाई की नासमझी पर अफसोस हो रहा था। मैं बहुत रोई और जब मुझे यह एहसास हुआ कि मेरी भांजी को मारा गया है तो मेरी रूह कांप गई। मैंने तय किया कि मैं यह जानकर रहूंगी कि उसे किसने मारा। मेरे बच्चे मुझे रोते देख परेशान हो गए और मुझसे पूछने लगे कि मैं क्यों रो रही हूं। मैंने उन्हें समझाया कि मुझे अपनी किसी खास की बहुत याद आ रही है, लेकिन मेरा ध्यान बार बार खुशी की तरफ जा रहा था। मुझे न तो कुछ खाने का मन हो रहा था और न ही कोई चैन मिल रहा था। मैं बस यही सोच रही थी कि आखिर किससे खुशी की दुश्मनी हो सकती थी, और वह औरत कौन थी जो बार बार खुद को खुशी की मां बता रही थी। मेरे पति का फोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई की शादी कैसी रही। मैंने उन्हें रोते हुए खुशी के बारे में बताया। मेरे पति ने कहा, बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा, लेकिन मैं इस सच का पता लगाकर ही रहूंगी। जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चलता, मैं वापस अमेरिका नहीं जाऊंगी। मेरे पति ने कहा, तुम जो सही समझो करो, लेकिन ध्यान रखना। मैंने उन्हें बताया कि हमारे बहुत से रिश्तेदार यहाँ हैं, बच्चे भी खुश हैं, बस मेरा मन उदास है। अगले दिन मैंने पहला कदम उठाया। मैं अपनी दीदी के पड़ोस में चली गई, क्योंकि दीदी सभी पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखती थी। पड़ोसियों को हर बात की जानकारी रहती है, शायद वहां से मुझे कुछ पता चल सके। इसलिए मैंने अपनी पहचान छुपाकर दीदी के पड़ोस वाले घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे पर एक औरत आई। मैंने उस औरत से कहा, बहन जी, मैं एक अखबार की रिपोर्टर हूँ। हाल ही में आपके पड़ोस में एक 19 साल की लड़की का मर्डर हुआ है। मुझे इस घटना के बारे में आपसे कुछ जानकारी लेनी है। अगर आपने सही सही जानकारी दी तो आपका फोटो भी अखबार में आ सकता है और लोग आपकी तारीफ करेंगे। आखिरकार आपकी वजह से लोग इस लड़की की कहानी के बारे में जान पाएंगे। मेरी बात सुनकर वह बोली, देखो बहन, कहीं ऐसा न हो कि कातिल मुझसे बदला लेने के लिए मुझे मारने आए, जैसे उन्होंने खुशी को मारा। मैंने उसे समझाया, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको बस खुशी की कहानी हमें बतानी है, हम उसकी कहानी अखबार में छापेंगे। हम आपसे यह नहीं पूछ रहे कि खुशी को किसने मारा, बस हमें उसकी जिंदगी के बारे में बताइए, जैसे वह क्या करती थी, उसके घर में कौन कौन था, कहाँ पढ़ाई करती थी और उसका रूटीन क्या था। ये सब तो आपको पता होगा ना, आखिर पड़ोसियों को सब कुछ पता होता है। उसने कहा, हाँ गो, ये सब मुझे पता है। मैं उसे आते जाते देखती थी। पहले वह कॉलेज जाती थी और फिर कॉलेज के बाद इंस्टीट्यूट जाती थी। जब वह मुझे जानकारी देने के लिए तैयार हो गई तो मैंने कहा, चलो हम घर के अंदर बैठकर बात करते हैं। वह मुझे अपने घर के अंदर ले गई, जहां उसके घर के और सदस्य भी थे। उसने मुझे एक कमरे में ले जाकर बात शुरू की। मैंने पूछा, खुशी कैसी लड़की थी? वह बोली, खुशी बहुत अच्छी लड़की थी, उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। मैं उसकी असली माँ को भी जानती थी। आखिर हमारा उनके परिवार के साथ कई सालों का साथ था। उसकी माँ भी बहुत अच्छी थी और खुशी उन्हीं पर गई थी। उसके पिता थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के थे, लेकिन पिछले 1 साल से बीमार चल रहे थे। जब खुशी छोटी थी तो उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी।
कुछ समय बाद लोगों ने उसके पिता को दूसरी शादी की सलाह दी, क्योंकि खुशी बहुत छोटी थी और उसे एक मां की जरूरत थी। लोगों की बातों को मानकर और अपनी बेटी के भविष्य को देखते हुए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उन्होंने एक गरीब परिवार की लड़की से शादी की, लेकिन वह व्यवहार में अच्छी नहीं थी। उसकी सौतेली मां का पड़ोसियों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था और उसने घर में फिजूल खर्च शुरू कर दिए थे। हालांकि खुशी के पिता ने सोचा था कि इस शादी से उनकी बेटी को एक मां का प्यार मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने खुद खुशी से पूछा था कि उसकी सौतेली मां का उसके साथ कैसा व्यवहार है, तो वह हमेशा कहती थी कि उसकी सौतेली मां उसके साथ अच्छी है और उसे कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब से उसके पिता बीमार रहने लगे थे, खुशी बहुत उदास रहने लगी थी। उसे अपने पिता की सेवा के साथ साथ पढ़ाई भी करनी पड़ती थी। फिर एक दिन उसके पिता का निधन हो गया। उनके जाने के 3 महीने बाद ही उसकी सौतेली मां दामिनी शादी में जाने की तैयारी कर रही थी। उसने खुशी से भी चलने को कहा, लेकिन खुशी ने मना कर दिया क्योंकि उसके एग्जाम्स चल रहे थे और वह अभी तक अपने पिता की मौत के सदमे से उबर नहीं पाई थी। दामिनी ड्राइवर के साथ शादी में चली गई और हम सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। रात करीब 2 बजे अचानक गोलियों की आवाज आई और हमें पता चला कि खुशी के घर से गोलियां चलने की आवाजें आ रही थीं। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि खुशी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। हमने तुरंत दामिनी को फोन किया और पुलिस भी आ गई। दामिनी अपनी बेटी की मौत पर बहुत रोई। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी गैर मौजूदगी में ऐसा कुछ हो जाएगा। पुलिस ने अपनी जांच की और खुशी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल सका कि खुशी को किसने और क्यों मारा। मैंने उससे पूछा, क्या खुशी की किसी से दुश्मनी थी? वह बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खुशी तो बहुत प्यारी लड़की थी, न जाने उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसकी बात सुनकर मैंने धन्यवाद कहा और वहां से निकल गई, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमने लगे। आखिरकार उसकी सौतेली मां ही खुशी की देखभाल करती थी और मुझे शक हो रहा था कि शायद उसी ने खुशी को मरवा दिया हो, लेकिन फिर वह तो शादी में गई हुई थी। अब मुझे बंगले के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाना था। मैंने अपने भाई को सब कुछ बता दिया और उससे कहा, मैं कुछ दिनों के लिए दीदी के घर जा रही हूं और तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना है। मेरा भाई थोड़ा चौंक गया और बोला, वहां जाकर क्या करोगी? अगर उन लोगों ने तुम पर भी हमला कर दिया तो? मैंने उसे समझाया, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं संभाल लूंगी। मेरे भाई ने माफी मांग ली और कहा कि वह मेरी मदद करेगा। उसकी नई नई शादी हुई थी, लेकिन इस वक्त मेरी मदद जरूरी थी। मैंने उससे कहा कि मैं उससे संपर्क में रहूंगी। अब मुझे बंगले के अंदर कैसे जाना है, इसका प्लान बनाना था। मैंने पहले से ही वहां की एक पुरानी नौकरानी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली थी, जो दामिनी की वफादार थी। कई दिनों तक उसका पीछा करने के बाद मैंने तय किया कि अब उससे बात करने का सही समय आ गया है। मैंने एक दिन रास्ते में उस नौकरानी को रोका और कहा, बहन जी, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम किसी बंगले में काम करती हो, वहां तुम्हारी अच्छी जान पहचान है। क्या तुम मेरी भी वहां नौकरी लगवा सकती हो? वह कहने लगी, तू कौन है और कहाँ से आई है? मैंने जवाब दिया, मैं छतरपुर गांव से हूँ, यहाँ अपने एक रिश्तेदार के यहाँ आई थी। हमारे गांव में बहुत गरीबी है, खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, इसलिए नौकरी की तलाश में यहाँ तक आ गई हूँ। लेकिन यहाँ भी मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। कई दिन हो गए हैं, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो रही है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी तरह लोगों से मांगकर अपना और बच्चों का पेट पालती हूँ, मगर अब इस तरह की जिंदगी से तंग आ गई हूँ। तुम मुझे अपने बंगले में काम दिलवा दो, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं तो उसके पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी। वह बोली, अच्छा अच्छा, क्या तुम्हें सारे काम आते हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं सारे काम जानती हूँ, झाड़ू, बर्तन से लेकर खाना बनाना तक।
जो काम कहोगी वह करूंगी, बस मुझे ठीक ठाक पैसे मिल जाएं। वह कहने लगी, ठीक है, मैं मालकिन से बात करके बताती हूँ, कल आकर मुझसे मिलना, मैं तुझे बता दूंगी कि नौकरी लगी या नहीं। उसने मुझे अपने घर का पता दे दिया और कहा, कल मेरे घर आकर मिलना। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि काश मुझे इस बंगले में नौकरी मिल जाए। अगले दिन मैं उस नौकरानी के पास गई। उसने मुझे खुशखबरी दी, तेरी नौकरी लग गई है। मालकिन चाहती हैं कि तू उनके घर में काम करे। वैसे भी वहां ज्यादा नौकर नहीं हैं, बस मैं और एक और औरत हैं। बंगला बहुत बड़ा है, इसलिए और लोगों की जरूरत है। हाँ, मगर ध्यान रखना, अपने बच्चों को लेकर मत आना। मालकिन को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल से नौकरी पर आ जाऊंगी। अगले दिन मैं अपनी दीदी के घर पहुंच गई थी। इस घर की हर दीवार से मुझे दीदी और भांजी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मालकिन ने मुझे देखा और कहने लगी, तुम्हें सारे काम आते हैं ना? कमला ने सब समझा दिया है। मैंने कहा, हाँ मालकिन, मुझे सब पता है, मैं मन लगाकर काम करूंगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वह बोली, ठीक है, और फिर कमला से कहा, इसे सारे काम अच्छे से समझा देना। फिर मालकिन घर से बाहर चली गई, शायद कहीं जा रही थी। इस घर में कई सालों बाद आकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी दीदी कहीं आस पास ही है। अब मैं हर रोज यहां काम करने आने लगी थी। मेरा असली मकसद था दामिनी पर नजर रखना, इसलिए मैं बहुत चौकन्ना रहती थी। एक दिन मैंने देखा कि दामिनी किसी से फोन पर बात कर रही थी। मैं कमरे के बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। वह कह रही थी, अभी उस लड़की को मरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। मैंने तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दिया है, अब क्यों परेशान कर रहे हो? देखो, यह सब मैंने अपने बच्चों के लिए किया है, लेकिन अभी लड़की को मरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। मैं इतनी जल्दी अपने बच्चों को यहां नहीं ला सकती। मुझे वक्त चाहिए ताकि लोग मुझ पर शक न करें। जब तक इस बंगले को अपने नाम नहीं कर लेती, तब तक मैं तुम्हें कुछ और नहीं दे सकती। यह सब सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे यकीन हो गया था कि दामिनी कुछ गड़बड़ कर रही है। इतने में कमला आ गई और मुझसे बोली, तू यहां क्या कर रही है? मैंने घबराकर कहा, मालकिन से मार्केट के लिए कुछ पैसे एडवांस मांगने आई हूं। कमला बोली, अभी तुझे यहां काम करते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और तूने पैसे मांगने शुरू कर दिए। अगर तेरी ये हरकतें रहीं तो मालकिन तुझे निकाल देंगी। मैंने कहा, ठीक है, अब आगे से ऐसा नहीं करूंगी। कमला बहुत चालाक थी और जरूर कुछ जानती थी। उसने मुझे डांटा और कहा, ज्यादा सवाल मत कर, चुपचाप अपना काम कर। काफी दिन गुजर गए थे, लेकिन फोन की बात के अलावा मैं ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाई थी। मगर अब मुझे यकीन हो गया था कि दामिनी ने ही खुशी को मरवाया है। लेकिन वो आदमी कौन था जिससे वो बात कर रही थी? एक दिन फिर मैंने दामिनी को फोन पर बात करते हुए देखा। वह बहुत परेशान लग रही थी और चिल्ला रही थी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुमने ही खुशी का कत्ल किया है। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। इसका मतलब दामिनी ने ही खुशी को मरवाया था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, ठीक है, तुम आज शाम आओ, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगी। लेकिन यह आखिरी बार है, इसके बाद मैं तुम्हें और पैसे नहीं दूंगी। तुमने कहा था कि तुम शाम 5 बजे तक आ जाओगे। अब मैं सारा खेल समझ चुकी थी और जान गई थी कि मुझे क्या करना है। मैंने उसकी भी योजना बना ली थी। अभी दोपहर के 3 बजे थे और उस व्यक्ति के आने में 2 घंटे बचे थे। पूरे दिन हमें तीनों नौकरानियों में से किसी को भी घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती थी। मैं यहां रहकर फोन पर बात नहीं कर सकती थी। दोनों नौकरानियां मालकिन की सख्त निगरानी करती थीं। उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि मेरे पास एक छोटा मोबाइल है जिसे मैं अपनी साड़ी में छुपाकर रखती हूं। मैं वॉशरूम गई और वहां से अपने भाई को एक संदेश भेजा जिसमें मैंने पूरी जानकारी लिख दी कि वह आदमी शाम 5 बजे आने वाला है। मैंने भाई को कहा कि तुम पुलिस को लेकर आ जाना, बाकी जो करना था वह अब मेरे भाई को करना था। देखते देखते शाम के 5 भी बज गए। ठीक 5:10 पर एक आदमी घर के अंदर दाखिल हुआ। मालकिन पहले से ही परेशान थी। शायद वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था।
मालकिन ने पहले से ही नोटों से भरा बैग तैयार करके रखा था। जैसे ही वह घर में आया और मालकिन से बातचीत शुरू की, तभी पुलिस घर में घुस आई और उसे पकड़ लिया। मालकिन हैरान थी, समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है। उसने पुलिस से कहा, तुम मेरे घर में कैसे घुस सकते हो? क्या कर रहे हो? तभी कुछ महिला पुलिसकर्मी भी आईं, जिन्होंने दामिनी को पकड़ लिया। दामिनी जोर जोर से चिल्ला रही थी, तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? तुम मुझे नहीं जानते। वह आदमी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे मजबूती से पकड़ा हुआ था। मेरे भाई ने भी वहां पहुंचकर ये सब देखा। पुलिस ने उस आदमी से पूछा, तुमने खुशी को क्यों मारा? ये सुनते ही दामिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर भी वह झूठ बोल रही थी। एक महिला पुलिसकर्मी ने दामिनी के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो इस आदमी को यहां क्यों बुलाया और उसे पैसे क्यों दे रही थी? दामिनी घबरा गई और कोई जवाब नहीं सूझा। पुलिस ने उस आदमी को भी 2-3 थप्पड़ मारे, लेकिन वह भी कुछ नहीं बोल रहा था। पुलिस ने कहा, इन्हें थाने ले चलो, वहीं ये सब कुछ बताएंगे। दामिनी चिल्लाते हुए कह रही थी, तुम लोग मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? तुम्हें यहां किसने बुलाया? तभी मैंने आगे आकर कहा, मैंने पुलिस को बुलाया है। दामिनी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, हाँ, मैं जानती हूं कि तुमने मेरी भांजी को मरवाया है। अब ये भी बता दो कि क्यों मारा? दामिनी ने पूछा, तू कौन है? मैंने कहा, मैं खुशी की मौसी हूं, उसकी सगी मां की बहन। जिस दिन खुशी की मौत हुई थी, मैं यहां आई थी और तब मुझे पता चला था कि उसे मारा गया है। इसके पीछे का सच जानने के लिए मैं तुम्हारे घर में नौकरानी बनकर रहने लगी, ताकि तुम पर नजर रख सकूं। एक दिन मैंने तुम्हें फोन पर बातें करते सुना, तभी से मेरा शक यकीन में बदल गया था। फिर ये आदमी तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था। मैं इसी मौके का इंतजार कर रही थी कि तुम इस आदमी से मिलो और मैं जान सकूं कि तुमने किससे मेरी भांजी को मरवाया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम पुलिस को कभी सच नहीं बताओगी। लेकिन आज जब तुमने इस आदमी को पैसे देने के लिए बुलाया, तो मैंने पुलिस को भी बुला लिया, ताकि हम जान सकें कि तुम किस काम के पैसे देने वाली हो और ये आदमी तुम्हें क्यों ब्लैकमेल कर रहा है। अब भी दामिनी कुछ नहीं बोल पा रही थी। महिला पुलिसकर्मी ने फिर से उसे 2-3 थप्पड़ मारे और सच उगलने के लिए कहा। इस बार दामिनी रोने लगी और सच बताने के लिए तैयार हो गई। उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा, मैंने अपने पति को धोखा दिया। वह कहने लगी, मेरी शादी एक अमीर आदमी से हो रही थी, इसलिए मैंने अपने पहले पति से हुए बच्चों को छुपा दिया। मैं अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहती थी और सारा पैसा अपनी तरफ करना चाहती थी। मेरे पति की एक बेटी थी, खुशी, और वह अपनी बेटी के नाम ही सारी संपत्ति करना चाहता था। मुझे पता था कि मुझे खुशी को रास्ते से हटाना होगा। मैंने पैसे देकर उसे मरवाया और पुलिस को बुलाने का नाटक किया, ताकि असली सच्चाई सामने न आ सके। मैंने उससे पूछा, लेकिन जिस रात खुशी की मौत हुई थी, उस रात तो पुलिस आई थी? वह बोली, क्या? वो पुलिस नहीं थी, बल्कि 2 एक्टर्स थे, जिन्हें मैंने बुलाया था, ताकि आसपास के लोग और सभी को लगे कि पुलिस आई है, और जांच करके चली गई। वह औरत वाकई बहुत चालाक थी। उसने हमें सब कुछ बता दिया था। उस आदमी ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उसने बताया कि खुशी का मर्डर किसके कहने पर किया गया था। उसने कहा, मैं एक मामूली सा किलर हूं जो पैसों के लिए काम करता हूं, पर इस बार दामिनी जैसी अमीर औरत ने मुझे हायर किया, तो मैंने इसे अपना बड़ा मौका समझा। वह दामिनी को कॉल करके उसे ब्लैकमेल करता था कि अगर उसने उसे और पैसे नहीं दिए तो वह सब कुछ पुलिस को बता देगा। दामिनी डर गई थी कि कहीं वह सचमुच पुलिस को सब कुछ न बता दे, इसलिए वह उसे 10 लाख रुपए और देने वाली थी। दामिनी बहुत रो रही थी, तड़प रही थी, कह रही थी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन उसकी गलती माफ करने लायक नहीं थी। पुलिस ने उसे और उस आदमी दोनों को सख्त सजा दी थी। दामिनी अपने प्लान में कभी कामयाब नहीं हो पाई। कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि बंगला और मेरे जीजू की सारी संपत्ति एक ट्रस्ट के नाम कर दी गई थी। मैंने इस बारे में जानकारी हासिल की और उस वकील से बात की जो उस समय वहां मौजूद था।
उसने मुझे प्रॉपर्टी के कागज दिखाए और बताया कि मेरे जीजू ने पहले ही सब कुछ ट्रस्ट के नाम कर दिया था। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी मौत के बाद उनकी बेटी को सारी संपत्ति मिलेगी, लेकिन अगर बेटी को कुछ हो जाता है तो ये संपत्ति उनकी पत्नी को मिल जाएगी। जीजू को पहले से ही शक था कि उनकी दूसरी पत्नी यानी दामिनी उनकी बेटी को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए उन्होंने सारी संपत्ति ट्रस्ट के नाम कर दी थी ताकि इससे गरीब बच्चों का भला हो सके। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन दामिनी के लिए अफसोस हुआ। उसने मेरी भांजी की जान सिर्फ जायदाद के लिए ले ली थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि खुशी के मरने के बाद भी वो संपत्ति उसे नहीं मिलने वाली थी। मैं दामिनी से जेल में मिलने गई और उसे यह सब बताया। उसने अपना सिर पकड़कर रोना शुरू कर दिया और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बचा लो, लेकिन मैंने उसे सज़ा दिलवाने का ठान लिया था। दामिनी को उसके स्वार्थ का अंजाम भुगतना पड़ा। इंसान अपने लालच में यह भी भूल जाता है कि जिंदगी कितनी छोटी है। अगर उसने मेरे जीजू और उनकी बेटी के साथ प्यार और इज्जत से व्यवहार किया होता तो शायद जीजू उसकी मदद करते और उसकी बच्चों को भी अपनाते, लेकिन दामिनी ने सिर्फ अपना और अपने बच्चों का सोचा और अब वह अपनी सज़ा भुगत रही है। इस घटना को काफ़ी समय बीत चुका है। खुशी के कातिलों का पता चलने के बाद मैं अपने बच्चों को लेकर अमेरिका वापस आ गई। जब मैंने अपने पति को इस बारे में बताया तो उन्हें मुझ पर गर्व महसूस हुआ। उनके अनुसार मैंने बहुत हिम्मत वाला काम किया था। और दोस्तों, आपको भी अन्याय के खिलाफ इसी तरह खड़ा होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं ताकि आपको हमारी अगली कहानी की जानकारी सबसे पहले मिले।